हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो आप यहां पर ITR-1 को कैसे फाइल करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डेमो फॉर्म 16 बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका फॉर्म 16 आपको ये अपने एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी डेटा आपको दिख रहा होगा, सब मैंने रैंडम डेटा डाला हुआ है डेमो के पर्पज़ से। इसके अलावा यहाँ पर जो भी मैंने पैन एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का जो भी डिटेल भरा है, सब डेमो पर्पज़ के लिए भरा है मैंने। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसके बाद आपको नीचे जो यहाँ पर TDS का डिटेल दिख रहा है वो सारा मैंने रैंडम एक डेमो पर्पज़ के लिए डाला है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का आपको फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको यहाँ पर अपने सैलरी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा फॉर्म 16 में, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी है, आपने सेक्शन 10 के अंदर कौन सा आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है अलाउंसेस पर, इसके बाद डिडक्शन आपकी क्या है और आपका टैक्स क्या बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर द्वारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम ITR प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर जो डेमो फॉर्म 16 मैंने रेडी किया है इसके अनुसार ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पहला ऑप्शन देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी में सेक्शन 17(1), तो आप यहाँ एनेक्शन में देख सकते हैं सेक्शन 17(1) में क्या क्या आपका पार्ट आता है सैलरी का, जिसमें बेसिक सैलरी है, अलाउंसेज हो गए आपके, मेडिकल अलाउंसेज, इंसेंटिव, HRM, कन्वेंस अलाउंसेज, हो सकता है आपके केस में कुछ अलग अलग अलाउंसेज हो। तो ये आपका सारी चीज़ें सैलरी में सेक्शन 17(1) का पार्ट जो होता है। जैसे कि यहाँ पर टोटल सैलरी यहाँ पर पड़ा हुआ है 7,80,000। तो आप अगर आप फॉर्म 16 में देखेंगे तो फॉर्म 16 में यहाँ पर आपका 17(1) में 7,80,000 पड़ा हुआ है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारा परक्विजिट्स। अगर आपको कोई मिले हैं, कोई अगर सैलरी के अलावा बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर द्वारा, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका भी डिटेल आपको फॉर्म 16 से आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 72,000 डाला है डेमो के तौर पर। अगर हम फॉर्म 12 BA को ओपन करेंगे एनेक्शर को, यहाँ पर आपको परक्विजिट्स के डिटेल सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं परक्विजिट्स के भी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेमो के तौर पर मैंने एकोमोडेशन का लिया है डिटेल, कि अगर आपको एम्प्लॉयर से एकोमोडेशन का 72,000 रुपये एनुअली वैल्यू का आपको परक्विजिट्स यानी बेनिफिट्स मिल रहे हैं सैलरी के अलावा। आपके केस में कई सारे भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए सिर्फ एकोमोडेशन को लिया है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन आपके केस में मल्टीपल परक्विजिट्स हो सकते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। परक्विजिट्स के अलावा कोई अदर बेनिफिट्स अगर आपको मिला है एम्प्लॉयर द्वारा अंडर सेक्शन 73 के अंदर, तो आप उसको भी ले सकते हैं एज अ टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ का हमारे केस में नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे। इसके बाद जो हमारी ग्रॉस सैलरी यहाँ बनती है 8,52,000, ये सेम चीज़ आपको फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हैं 7,80,000 सेक्शन 17(1) में और सेक्शन 17(2) में हमारा 72,000 है, तो हमारा 8,52,000 का हमें टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई हमारी। इसके अलावा 90,000 हमने HRA क्लेम किया है। अगर आपको जानना है कि HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं HRA कैलकुलेट करने के लिए। पहला कंडीशन है आपका HRA कितना आपको सैलरी में रिसीव हुआ है, तो हमारे केस में 1.5 लाख हुआ है। हमने एक्चुअल रेंट कितना पे किया, हमने एक्चुअल रेंट 1,20,000 पे किया है, और 1/10 ऑफ सैलरी यानी सैलरी का 10% हमारा कितना निकल रहा है। जहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सैलरी 3 लाख रुपये है, तो 3 लाख रुपये का 10% होगा 30,000 रुपये। तो हम एक्चुअल रेंट पेड से अपने 10% सैलरी को माइनस करेंगे, तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा वो होगा 90,000 रुपये। इसके अलावा जो हमारी थर्ड कंडीशन है, हम 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे, जो हमारी बेसिक सैलरी है 3 लाख का 50%, और इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसी को हम एज ए HRA एग्जाम्पशन के रूप में लेंगे। तो हमारे इन तीनों में सबसे ज़्यादा कम है 90,000, तो 90,000 का ही हमें HRA एग्जाम्पशन मिलेगा। ये सब सारा डिटेल आपको अपने फॉर्म 16 में मिल जाएगा, जो कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जो दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं उसको। 90,000 HRA क्लेम करने के बाद हमारा सैलरी बन जाता है 7,62,000। इसके बाद नीचे डिडक्शन है। डिडक्शन में हमें पहला डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पर भी डिडक्शन मिलेगा, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स पर भी आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। मेरे केस में दोनों नहीं है, तो सिर्फ हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पर ही क्लेम करेंगे 50,000 का। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिडक्ट करने के बाद फिर हमारी जो चार्जेबल इनकम बनती है वो 7,12,000 बनती है। इसके अलावा कोई अदर इनकम है तो अदर इनकम में आपका शो होने लगेगा अगर आपने एम्प्लॉयर को डिटेल दिया होगा तो। इसके बाद जो हमारा नेट चार्जेबल इनकम बनता है वो है 7,12,000 का। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आपके डिडक्शन का सारे डिटेल होगा कि आपने कौन कौन से डिडक्शन अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन में दिया है। जैसे कि LIC है, PF हो गया आपका, जो कि 85,200 का एक आपका डिडक्शन है। इसके अलावा मेडिकल क्लेम है आपका 30,440 का, तो उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको अपने फॉर्म 16 में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने डिडक्शन का भी डिटेल बना दिया है, जो कि सेक्शन 80C में हमने इतना क्लेम करना है, 80D में हमें इतना क्लेम करना है 60 साल के नीचे, और 60 साल से ऊपर का हमारे 80D में है इतना क्लेम करना है।
इसके अलावा अगर कोई डिडक्शन हमने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिया था, उसको डिटेल डिक्लेरेशन के समय फॉर्म 16 में शो नहीं हो रहा है, तो उसका हम डिटेल रिटर्न फाइल करते समय भी इंटर कर सकते हैं। सारा डिडक्शन क्लेम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फॉर्म 16 में शो कर रहा है जो हमारा नेट चार्जेबल इनकम बनता है, ये 5,96,360 है। उसके ऊपर जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है ये है 31,772 रुपये, और उसके अलावा 31,772 के ऊपर हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेस कैलकुलेट हो रहा है जो कि है 1,271 रुपये। तो टोटल हमारा टैक्स बन रहा है 33,043 रुपये का टैक्स बन रहा है। तो ये आपका पूरा फॉर्म 16 में आपको मिलेगा। आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि जो अपनी TDS में अमाउंट आपका साल भर में डिडक्ट हुआ है वो सेम अमाउंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका भी TDS अमाउंट 33,048 रुपये लगभग सेम ही आपका डिडक्ट हुआ है। तो ये तो हो गया फॉर्म 16 का डिटेल। अब हम चलते हैं सीधे पोर्टल पर और पोर्टल पर अपने रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, या आप इस ऑप्शन से भी आ सकते हैं, ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे। यहाँ से मैं असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेता हूँ जो कि करंट है 22-23 का। इसके अलावा आपको यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना है कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अगर आप ऑफलाइन रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन यूटिलिटी द्वारा या थर्ड पार्टी क्लियर टैक्स द्वारा, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट फाइलिंग टाइप्स चूज़ करेंगे जो कि हमारा ओरिजिनल रिटर्न होगा। इसके बाद आपका आएगा आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। अगर ये ऑडिटेड है तो यस करेंगे, ऑडिटेड नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर ITR टाइप चूज करेंगे ITR 1 और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर किया गया ऑफलाइन यूटिलिटी या थर्ड पार्टी क्लियर टैक्स के थ्रू जो भी आपका जेसन फाइल जनरेट होगा उसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर पोर्टल पर लाके हम अपलोड कर देंगे और यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑनलाइन कोई भी चीज़ें फिल करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर हमारा सबमिट हो जाएगा रिटर्न। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन को चूज़ कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर फिर से असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लेते हैं 22-23 का, और यहाँ पर हम ऑनलाइन को चूज़ कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इस रिटर्न को मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा था, इस वजह से आपका यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहले से रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा हुआ है रिटर्न को। लेकिन यहाँ पर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन आएगा, नीचे ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन से फाइल करके बताते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 ऑप्शन देखेंगे, इंडिविजुअल, HUF, अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल चूज़ करेंगे, HUF है तो HUF, और अदर्स हैं तो अदर्स चूज़ करेंगे। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल पर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ITR 1 फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दिखेगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका रीज़न क्या है ITR फाइल करने का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीज़न क्या है। यहाँ पर आपको 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चूज़ करना है, जो कि पहला कंडीशन है टैक्सेबल इनकम आपका अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर कई सारे मल्टीपल कंडीशन है, जिसमें से पहला आपका कंडीशन है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से अधिक एक अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो आपको रिटर्न भरने के लिए आप लायबल हो जाएंगे। दूसरा है अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर आपने कोई खर्च किया है तो वो आप इसके लिए ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा, अगर आपने लास्ट ईयर में 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली आपने कंजम्पशन कर लिया है तो आप इस सेक्शन में ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। इसके अलावा क्लॉज 4 के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन प्रिस्क्राइब है तो आप उसके लिए भी लायबल हो जाएंगे ITR फाइल करने के लिए। इसके बाद लास्ट है हमारा 4th है अदर्स। अदर्स में अगर आप इन 2 ऊपर के 2 कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉलंटियर बेसिस पे अगर आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स को चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में पहला कंडीशन लागू होता है तो हम फर्स्ट वाले कंडीशन को चूज़ कर लेते हैं और नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हमें इस टाइप का ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैसेज को हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे सेक्शंस हैं, हम सारे सेक्शंस को बारी बारी करके फिल करेंगे। हमारे सामने सबसे पहला सेक्शन है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में जो भी आपका डेटा होगा बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होगा, तो इससे हमें कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट का भी डिटेल आपका बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होगा। इसके बाद नीचे हमारा मेन ऑप्शन आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है। तो यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है तो आप CG पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है तो SG पेंशनर, और PSU पेंशनर है तो PSU पेंशनर आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर पेंशनर है तो आप अदर पेंशनर में चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब के लिए आप यहाँ पर अदर्स चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में प्राइवेट जॉब है तो हम यहाँ पर अदर्स को चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका फाइलिंग सेक्शन। तो यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन हमारा 139(1) ही रहेगा, क्योंकि हम पहली बार रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। तो हम ड्यू डेट से पहले जो भी रिटर्न को फाइल करेंगे वो हमारा सेक्शन 139(1) के अंदर आएगा। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करते हैं तो सेक्शन
139(4) के अंदर ये आएगा। तो हमें फ़िलहाल पहला वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। नीचे वाले ऑप्शन को हमें इनेबल नहीं करना है, उसमें चूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स के लिए है, नोटिस रिस्पॉन्स के लिए, तो हमें इसको चूज़ नहीं करना है। अगर आप नोटिस रिस्पॉन्स के लिए अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो इसको इनेबल करना होगा और कोई आपको एक सेक्शन को चूज़ करना होगा। अगर हम 139(9) को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न और आपको यहाँ पर सारे रिटर्न का डिटेल देना पड़ेगा, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर भी आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BCA। अगर न्यू टैक्स रेजिम आप चूज़ करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर न्यू टैक्स रेजिम चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो रहने देंगे इसको। तो हम ओल्ड रेजिम के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड रेजिम में हमारा टैक्स काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा है। अगर आपको न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम में कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने न्यू रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मैंने टैक्स को कैलकुलेट किया है। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 54,912 का टैक्स बन रहा है और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,043 रुपये का हमारा टैक्स बन रहा है। यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपको इनकम डालनी होगी। यहाँ पर मैंने इनकम, ग्रॉस इनकम सेम डाल दिया। इसके बाद डिडक्शन जो भी था डिडक्शन हमने डाल दिया। और आपका HRA, अगर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आप HRA का डिटेल डाल सकते हैं और इसको कैलकुलेट पर क्लिक करने पर आपका ये दोनों रेजिम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा कि कौन से टैक्स रेजिम में आपका बेनिफिट है, आपको कौन से टैक्स रेजिम में आपका ज़्यादा टैक्स सेव हो रहा है। तो यहाँ हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,043 रुपये का टैक्स बन रहा है, जो कि सबसे कम टैक्स है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाएंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को नो कर देंगे। इसके बाद नीचे हमारा बैंक डिटेल हो जाएगा। कम से कम आपका एक बैंक डिटेल, प्राइमरी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड होना चाहिए। इसके बाद कंफर्मेशन, इसको भी हम दोबारा इनेबल कर देते हैं, ये हमारा डिसेबल हो गया है। तो हम 139(1) को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे हम आके कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं ये देख सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है, यानी हमने इसको सक्सेसफुली कन्फर्म कर लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। तो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको इनकम की कई सारी कैटेगरी दिख रही होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एग्जेम्प्ट इनकम। तो इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर एडिट ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। इन सारी डिटेल को हम अपने फॉर्म 16 के अनुसार ही फिल करेंगे। सैलरी का जो भी डिटेल होगा आप एक बार AIA से वेरीफाई करने के बाद उसको एंटर करिएगा। सेक्शन 17(1) में अगर आप पेंशनर है तो पेंशन की वैल्यू भी सेक्शन 17(1) में ही डाली जाएगी, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी का अमाउंट भी सेक्शन 17(1) में ही डालेंगे हम। यहाँ पर हमारा 17(1) में सैलरी है 7,80,000, तो यहाँ पर हम 7,80,000 को फिल कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 72। तो यहाँ पर हमारा 72,000 रुपये है। आप एक बार इसको फॉर्म 16 से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 72,000 डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 17(3). 17(3) के अंदर आपका कोई अगर वैल्यू होगा तो आप इसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। इसके अलावा कोई आपको इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट्स अमाउंट मेंटेन्ड इन अननोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A के अंदर कुछ है तो आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, कंट्री का नेम सिलेक्ट करके। यहाँ पर मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। अगर आपको कोई इनकम रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको अलाउंसेस पे एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अलाउंसेस पे एग्जेम्पशन क्लेम किया है, जो कि हमारा HRA है। HRA पे हमने 90,000 का एग्जेम्पशन क्लेम किया है। यहाँ पर आप HRA चूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 90,000 डाल देता हूँ। इसके अलावा कोई आपको 89 के अंदर रिलीफ क्लेम करना है तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 7,62,000 का हमारा नेट सैलरी आ रहा है, जो कि हमारे फॉर्म 16 से मैच कर रहा है। इसके बाद डिडक्शन है हमारा अंडर सेक्शन 16, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है। अगर आप सैलरीड इनकम है आपकी तो यहाँ पर हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री फील्ड है, यहाँ पर मुझे फिल नहीं करना है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका है तो प्रोफेशनल टैक्स पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है तो यहाँ पर टैक्स ऑन एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल टैक्स सेम ही है, तो यहाँ पर भी आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सभी डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपका इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन है सैलरी हेड बनता है 7,12,000 का, जो कि हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे फॉर्म 16 से मैच कर रहा है 7,12,000, तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सैलरी के हेड में हमारा इनकम सेव हो चुका है। इसके बाद हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से भी आपकी कोई इनकम हो रही है, अगर आपने रेंट पर दिया है अपनी प्रॉपर्टी को, उससे आपके रेंट रिसीव हो रहा है तो आप उसको भी इंटर कर सकते हैं। या आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पर मैक्सिमम आप 2 लाख का इंटरेस्ट पर आप क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम हाउस प्रॉपर्टी के टाइप को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है। तो हम सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड चेक कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर हम क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपका एरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव अगर आपको कुछ हुआ है लास्ट ईयर में तो आप उसकी वैल्यू भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। इसके बाद हम लेट आउट ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी रेंट साल भर में रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। नीचे है टोटल टैक्स पेड और लोकल अथॉरिटी, अगर आपने कोई हाउस टैक्स या कोई भी अदर टैक्स पे किया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में तो उसकी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन पर आप यहाँ पर इंटरेस्ट पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव अगर आपको हुआ है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं। मेरे केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा। हाउस प्रॉपर्टी के बाद अब हम नीचे आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ऐड डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है हमारा, अगर आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है तो इसको यस करेंगे। जी हमको मिला है तो हम अपने फॉर्म 16 से जो हमने डिटेल बनाया है उसमें देख लेते हैं। हमें इंटरेस्ट मिला है 7,890 रुपये का सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट डाल देते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आपको कोई डिपॉजिट इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर किसी एफडी पर भी आपको इंटरेस्ट मिला है तो इसको आप यस कर सकते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो रहने देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड हुआ है और उस पर इंटरेस्ट मिला है तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे केस में नहीं है, इसको नो रहने देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको प्रोविडेंट फंड पे कोई इंटरेस्ट आपको मिला है तो आप उसको यस कर देंगे फर्स्ट प्रोविज़न के अंदर। तो अगर हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो रहने देंगे। इसी तरह आपका नीचे है प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में कोई इंटरेस्ट आपको मिला है सेकेंड प्रोविज़न के अनुसार तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे विषय में आपका अगर कोई आपको प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट मिला है तो उसका भी मेंशन आप नीचे कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 10-12 के अंदर आएगा, नीचे वाला भी सेक्शन आपका 10-12 के अंदर आएगा सेकंड प्रोविज़न में। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फैमिली पेंशन है तो उसको आप यस कर देंगे। मेरे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे, नो रहने देंगे। इसके अलावा एनी अदर इनकम है आपके केस में तो आप इसको यस कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे और वो किस टाइप का आपका इनकम है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है कंपनी से तो यहाँ पर डिविडेंड का डिटेल आप डाल सकते हैं, ब्रेकडाउन कि आपको किस किस पीरियड में कितना कितने अमाउंट का डिविडेंड मिला है तो आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 7,890 रुपये ऐड हो चुका है। इसके बाद हमारा ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है 7,19,890 रुपये। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो इसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ऐड डिटेल में डालकर, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया और भी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसके वैल्यू को आप इंटर कर सकते हैं। मेरे केस में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो मैं इसको भी स्किप करूँगा और नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। इसके बाद हमने इनकम सेक्शन में सारी डिटेल को फिल कर लिया है और हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कन्फर्म हो चुका है और हमें ग्रीन टिक यहाँ पर देख सकते हैं मिल चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा डिडक्शन का, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिडक्शन सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C के अंदर जो भी आपका डिडक्शन क्लेम होगा आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो हमारे में सेक्शन 80C में हमने LIC प्लस PF का हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो हमारा LIC प्लस PF का डिडक्शन 85,220 है। तो यहाँ पर मैं 85,220 को एंटर कर देता हूँ और इसको हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ये हमसे रीवेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सारा इसमें डिटेल डेमो पर्पज़ के लिए भर रहे हैं, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा डिडक्शन हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें सेक्शन 80D के अंदर भी डिडक्शन क्लेम करना है तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं, सेल्फ एंड फैमिली। अगर आपका सेल्फ एंड फैमिली 60 ईयर्स से नीचे है तो आप पहले वाला ऑप्शन में जाएंगे। अगर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन बी पे पर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स के लिए भी अपना मेडिकल क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। पहले वाला ऑप्शन में लिखा है कि यदि आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर एक्सक्लूडिंग मतलब पेरेंट्स को छोड़कर सीनियर सिटीजन है तो यस करेंगे, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करेंगे। तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम इसको नो रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन ए सेल्फ एंड फैमिली का इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ एंड फैमिली का प्रीमियम है 18,450। तो यहाँ पर हम 18,450 ले लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आप 25,000 तक का मेडिकल का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी आप मैक्सिमम 5,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। इसमें आपका दवा का खर्चा, मेडिकल बिल कोई भी आता है तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में वो ले सकते हैं। इसके बाद आप पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो इसको नो रहने देंगे। यहाँ पर आपका देख सकते हैं ऑप्शन बी इनेबल हो गया। यहाँ पर आप जो भी आपने मेडिकल प्रीमियम पे किया है उस पर आप मैक्सिमम 50,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेडिकल प्रीमियम डाल देता हूँ 11,990 रुपये का।
और यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी आप मैक्सिमम 5,000 तक का क्लेम ले सकते हैं, जैसे कि मेडिकल बिल हो गया, दवा का खर्च हो गया। इस तरह हम टोटल 30,440 का मेडिकल क्लेम ले रहे हैं यहाँ पर। और नीचे हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 80D सेव हो जाएगा। इसके अलावा और भी डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको सारे डिडक्शन शो होने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ATGG के अंदर भी आप क्लेम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने HRA का क्लेम लिया है तो आप ATG का क्लेम नहीं ले सकते हैं। या तो ATG या तो HRA दोनों में से कोई एक क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ATDTA पर क्लेम ले लेते हैं, जो कि हमारा ATDTA है 7,890। इसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ऐड किया था। तो हम सेम अमाउंट क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10,000 तक आप सेविंग बैंक पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं। और इसको ऐड कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पर अपना सारा डिडक्शन को ऐड कर लिया है। अगर आपके केस में और भी डिडक्शन होंगे तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं डिडक्शन को, या शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके भी आप नीचे डिडक्शन जो दिया है उसको चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार, और उसको आप ऐड कर सकते हैं। हमारा यहाँ टोटल डिडक्शन बनता है 1,23,530 का, और इसको हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डिडक्शन भी ऐड हो चुका है, 1,23,000 का कन्फर्म भी हो चुका है। इसके बाद हम टैक्स पेड ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। टैक्स पेड ऑप्शन में यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका सैलरी में कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप ऑटो रिफ्लेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अदर देन सैलरी में कोई TDS कटा है तो दूसरे नंबर वाले पर होगा रिफ्लेक्ट। अगर फॉर्म 16C के अंदर कोई TDS कटा है तो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा कोई TCS कटा है तो नीचे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आपका नीचे वाले ऑप्शन में ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। आप इसको यहाँ से मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा ये डेटा डेमो पर्पज़ के लिए मैंने इसको बनाया था, जो कि फेक है सारा डेटा, तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके केस में आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। या ये जो आपका TDS है सैलरी का, वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। इसको जो भी आपका TDS यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आप इसको एक बार फॉर्म 26A से वेरीफाई करने के बाद ही अपने रिटर्न को फाइल कीजिएगा। तो टैक्स पेड वाले ऑप्शन को मैं कोई फिल नहीं कर रहा हूँ, और कन्फर्म पर हम क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप नीचे देख सकते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, और हमारा टैक्स पेड वाला ऑप्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा, कन्फर्म्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है 35,695। हम इसको ओपन कर लेते हैं। फॉर्म 16 के अनुसार आपका जो टैक्स बन रहा है 33,043 रुपये का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 35,000 का बन रहा है, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है 990 रुपये का, और नीचे 1662 रुपये का। और ऊपर देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस है, टैक्स बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 33,043 रुपये का आ रहा है। तो अगर आपके केस में अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो ये दोनों अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने रैंडम सारा अमाउंट डाला है, तो इस वजह से यहाँ पर TDS इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा सेक्शन 89 के अंदर भी कोई आपको रिलीफ चाहिए तो आप यहाँ से अमाउंट को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 10IE भरना होगा। 10IE भरने के बाद ही यहाँ पर आप जो भी आपका रिलीफ वैल्यू होगा यहाँ पर आप इसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमारा लास्ट ऑप्शन टैक्स लायबिलिटी भी कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है यहाँ पर शो होने लगेगा, जो कि 35,695 की है। अगर आपके केस में रिफंड होगा तो यहाँ पर रिफंड अमाउंट भी शो होने लगेगा। इसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको टैक्स पे करना है, अगर आपका TDS नहीं कर डिडक्ट हुआ है तो आपको अगर टैक्स पे करना होगा तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये हमें टीन NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिटेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिल होंगे, जो कि 0021 ऑप्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट अदर देन कंपनी चूज़ है आपका। नीचे टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका चूज़ है। इसके बाद नीचे आकर आपको नेट बैंकिंग को चूज़ करना होगा। इसके अलावा नीचे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर और असेसमेंट ईयर प्रीफिल्ड है पहले से ही। इसके अलावा नीचे आपका एड्रेस भी प्रीफिल्ड है, अमाउंट भी प्रीफिल्ड है पहले से। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये आपको बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ से आप उसको OTP डालकर आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीफिल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट से पे नाउ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इस वेबसाइट पे आए हैं। अगर आप मैनुअली वेबसाइट पर टीन NSDL की वेबसाइट पर आके यहाँ पर अपना टैक्स के पेमेंट करते हैं तो आपको मैनुअली सब सारी डिटेल फिल करना पड़ेगा। जैसे आप टैक्स को पेमेंट करते हैं तो आपका चालान जनरेट हो जाता है, जिसमें आपका BSR नंबर और चालान नंबर होता है और डेट ऑफ पेमेंट होता है, जो कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आके इंटर करना होगा। तो हम जाते हैं दोबारा टैक्स पेड ऑप्शन में। टैक्स पेमेंट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो टैक्स का अमाउंट है जो आपने पे किया है यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर आपका ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आप नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके मैनुअली इंटर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मैनुअली कैसे इंटर करते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर आकर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर हमें BSR कोड डालना होगा जो कि आपको चालान पर मिल जाएगा। चालान का सीरियल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ पेमेंट डालना होगा, और आपने कितना टैक्स अमाउंट पे किया है वो डालना होगा, और आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। ये सारा डिटेल आपका चालान का वहाँ पर ऐड हो जाएगा।
तो मैं कोई भी डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया है, मैंने ये सारा डेमो पर्पज़ के लिए बनाया था। यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट के नीचे हमारा टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो हमने सारा डिटेल को भर दिया है। अब यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जो यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी अभी भी आपको 35,695 शो हो रहा है, ये आपका नील हो जाएगा, जीरो यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम पे नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब जैसे आपका टैक्स पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपका नीचे सीधे आपका प्रीव्यू रिटर्न आपका ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका कुछ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं, इसको टिक कर लेते हैं और नीचे आते हैं और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा इनकम टैक्स का पूरा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं इस सारे फॉर्म को। और इसके बाद हम नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, अगर हमारे फॉर्म में कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर हमें शो होने लगेगा। फिलहाल हमारे फॉर्म में कोई एरर नहीं है, तो हमारे सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR 5 का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन रिकमेंडेड है, ई वेरीफाई ऑप्शन का। यहाँ पर जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार OTP के थ्रू आपका ई वेरीफाई हो जाएगा रिटर्न, और आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका ITR सक्सेसफुली आपका रिटर्न फाइल होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आप उसको बाद में देख भी सकते हैं। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ITR 1 को फाइल कर सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।